हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है बच्चों, और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं सीजी बोर्ड के लिए। वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का डेरिवेशन क्या होता है, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको प्रूफ करके बताता है कि लाइट वेव नेचर का होता है ना। वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, मतलब इंटरफेरेंस प्रूफ करता है, लाइट के वेव नेचर को शो करता है। ये चीज हमको यंग डबल स्लिट ने एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके बताता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखो, YDSC बोलूंगा, पहले लिख देते हैं यार इसको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं बोलूंगा YDSC। तो यहां पे बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में एक इस टाइप से दो स्लिट्स होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से एक होता है स्क्रीन। क्या होता है? स्क्रीन, जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न अपन ऑब्टेन करते हैं। और यहां पे एक स्लिट 1 होता है, एक छोटा सा छेद होता है ये, और ये दूसरा स्लिट 2 हो जाएगा, एक दूसरा छोटा सा छेद रहेगा, बहुत छोटा होता है। यहां पे बच्चों सोर्स ऑफ लाइट रहता है। यहां क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट होता है, ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है बच्चों, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर ऑफ लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर का लाइट यूज करते हैं। अब यहां से ऐसा लाइट निकल रहा होगा इस तरीके से, तो मान के चलते हैं यहां पे अपन एक लगा देते हैं, क्या बताओ, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस को इसको क्या कर देगा? पैरेलल बना देगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइट क्या करेंगे बताओ? इंटरफेयर करेंगे। क्या करेंगे? इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। किसमें बताओ? स्क्रीन में। बच्चों, इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूं D, और स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूं कैपिटल D। अब ये दोनों लाइट यहां पे इंटरफेयर करेंगे, तो सबसे पहले एक यहां पे इंटरफेयर करते हैं बीचों बीच, जहां पे ये बनाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहां बनाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मैं बोलूंगा इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ओके, तो बीच से एक लाइन खींच देता हूं ऐसा। ठीक है, अब और इंटरफेयर कर रहा होगा, हर पॉइंट में कर रहा होगा, बहुत जगह। तो एक पॉइंट में यहां पे लेता हूं रैंडम सा पॉइंट P। ठीक है, और ये भी यहीं पे जाके मिलता है, किससे बताओ? इस P पॉइंट से जाके मिलता है। अब ये P पॉइंट में, ये P पॉइंट पे हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि डार्क फ्रिंज बनेगा, ये डिसाइड हमको करना है, उसी के लिए डेरिवेशन निकालना है। तो थोड़ा सा स्टोरी बताता हूं मैं यहाँ पे, फिर जाके आगे बढ़ता हूं डेरिवेशन में। तो सबसे पहले बात, हमारा डाउट ये होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक सोर्स अपन क्यों ले रहे हैं? तो बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट के लिए, सिंगल कलर ऑफ लाइट के लिए अपन इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। अब रहा बात, मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं हुआ, क्रोमैटिक लाइट हो गया। क्रोमैटिक मतलब कि रंगीन हो गया, कलरफुल लाइट हो गया। तो देखो बच्चों, कलरफुल लाइट हो गया तो उनका वेवलेंथ अलग अलग होंगे। अलग अलग वेवलेंथ होगा तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो अलग अलग जगह बनेगा। मतलब कि इंटरफेरेंस पैटर्न मेरे को कलरफुल दिखेगा, तो मैं सही से बता नहीं पाऊंगा कि कहाँ पे ब्राइट बना है, कहाँ पे डार्क बना है, वो कलरफुल रहेगा। तो बिल्कुल भी इस चीज को मैं एक्सप्लेन या समझ नहीं पाऊंगा। किसका यूज करके? क्रोमैटिक लाइट का। यहाँ पे मैं मोनोक्रोमैटिक लेता हूं तो सिंगल कलर, अब सिंगल कलर यूज हुआ है तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, तो जहां पे ब्राइट बनेगा वहां सिंगल कलर रहेगा, जहां डार्क बनेगा वहां डार्क ही रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, इंटेंसिटी मिनिमम रहेगा। और जहां पे फ्री ब्राइट बनेगा वो सिंगल कलर रहेगा। तो मैं आसानी से इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकता हूं और समझ पाऊंगा उसके बारे में, हर एक चीज को उसके बारे में जान पाऊंगा। बट कलरफुल में नहीं पॉसिबल है, इस नाम से अपन यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। अब दूसरा मेरा डाउट होना चाहिए कि सर यहाँ पे दो स्लिट्स क्यों हैं? दो स्लिट्स क्यों हैं? स्लिट मतलब दो छेद क्यों हैं यहाँ पे लाइट को निकलने के लिए? तो मैं बताऊंगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है दो लाइट वेव के बीच में। लास्ट क्लास में बताया था, दो लाइट वेव है ना, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं मिनिमम। तो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी क्या है? दो लाइट वेव। कितना क्या जरूरी है? दो लाइट वेव। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिंगल सोर्स है, और सिंगल सोर्स से यहाँ पे मैं इंटरफेरेंस पैटर्न पा नहीं सकता।
अब मैं मान के चलो यहाँ पे स्क्रीन रख दिया और यहाँ दो सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, एक सोर्स ये है दूसरा सोर्स ये है। अब ये दोनों लाइट यहाँ पे मान चलो इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कुछ, यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है मान चलो स्क्रीन में। बच्चों ये इंटरफेरेंस पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है परफेक्टली बनना। क्यों? क्योंकि दो सोर्स ऑफ लाइट, दो डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकता। अब कोहेरेंट सोर्स क्या है? तो बच्चों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट उनको बोलते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी, दो लाइट वेव या दो लाइट वेव सोर्स जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, साथ ही साथ जिनका फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो। मैं बोला कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स उन लाइट सोर्स को बोलते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, साथ ही साथ जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, उसको मैं बोलता हूं कोहेरेंट सोर्स। तो व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? मैं बोलूंगा टू लाइट वेव सोर्स या टू लाइट सोर्स विच फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनके वेव के बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो वो लाइट वेव्स या वो लाइट सोर्सेज जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनके वेव के बीच में फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो, उसको अपन बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और जिनका फ्रीक्वेंसी या जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना हो, वैसे सोर्स को अपन बोलते हैं, क्या बताया है? इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। अब मैं क्या बोला? इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए ही पॉसिबल है, बाकी इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। अब कोहेरेंट सोर्स प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लाइट निकलता है किसी सोर्स से, वो सिंगल एक एटम से नहीं निकलता। यहाँ पे करोड़ों खरबों यहाँ पे एटम्स होंगे, हर एक एटम से लाइट निकल रहा है। हर एक एटम से जो लाइट निकल रहा है वो कंटिन्यूअस या सेम वेवलेंथ का नहीं हो सकता। तो वो सीधी सी बात है, वो उसका वेवलेंथ या उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बनाने के लिए एक जुगाड़ बनाया। वो जुगाड़ कैसा था कि यहाँ पे एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, एक ठोक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, तो जितना लाइट निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चा? सेम होगा। और यहाँ पे दो छेद कर दिया तो एक लाइट यहाँ से जाएगा, एक लाइट यहाँ से जाएगा। यहाँ से जो लाइट निकलेगा, यहाँ जो लाइट निकलेगा, वो अलग अलग लाइट होंगे कि नहीं होंगे। तो स्लिट 1 और स्लिट 2 दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और इन दोनों सोर्स का जो लाइट है वो यहाँ से आ रहा है, सिंगल सोर्स से आ रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम। और यहाँ पे इनका वेवलेंथ भी क्या होंगे? सेम। इनके बीच का फेज डिफरेंस भी जीरो और कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल सोर्स को इस स्लिट के जरिए मैं उसको क्या बना दिया बताओ? दो कोहेरेंट सोर्स बना दिया, एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बना दिया। अब यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट है जो कोहेरेंट है, जिनका फ्रीक्वेंसी जीरो या कांस्टेंट है। ठीक है, वो यहाँ पे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो बच्चों एक बात याद रखो, ब्राइट फ्रिंज वहां बनते हैं जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कहां पे बनता है? जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डार्क फ्रिंज वहां बनते हैं जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये हमको पता होना चाहिए। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइट फ्रिंज, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा। ओके, ब्राइट मतलब चमकीला रहेगा एकदम से, डार्क फ्रिंज मतलब जहां अंधकार होगा। ओके, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से एक सेंटर से एक लाइन ऐसा निकालता हूं मैं। ठीक है, तो मान के चलो यहां पे एंगल ये थीटा बनाया है, ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा, बिल्कुल होगा थीटा। अब एक बात बताओ, यहां पे इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स है, पाथ डिफरेंस तो है। देखो यहां से यहां तक ये गया है तो ये कम डिस्टेंस चला है, और ये वाला लाइट को देखो यहां से यहां तक चला है, ज्यादा डिस्टेंस चला है, तो इसका कम डिस्टेंस, इसका ज्यादा डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। कितना का पाथ डिफरेंस है? तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। क्या खींच दो? एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है यहाँ पे, तो मान चलो ये वाला पॉइंट को मैं सपोज कर लिया M। क्या सपोज कर लिया? M। अब देखो यहां से लेके यहां तक
और यहां से लेके यहां तक इक्वल डिस्टेंस होगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अलग अलग है। इसका मतलब इसके और इसके इन दोनों लाइट वेव के बीच में क्या है बताओ, पाथ डिफरेंस है। वो पाथ डिफरेंस इतना का है, कितना का है, इतना का है। इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा एक्स। कितना मान लिया, डेल्टा एक्स। अब जो यहाँ पे जो थीटा होता है, अब इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो ये और लाइन, ठीक है, यहाँ जो थीटा होता है यही एंगल यहाँ पे थीटा आएगा। अब इसको मैं सॉल्व करके निकालूं तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल थीटा आएगा। तो उस पर ज्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखो कि ये कितना आएगा, थीटा आएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। ये बीच वाला भी थीटा याद रखना। अब यहाँ पे जो आप लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है बताओ, यहाँ पे S1 S2 M। तो इन ट्रायंगल S1 S2 M या S1 M S2 ले लो, S1 M S2। इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे, फिर क्या है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, यहाँ 90 डिग्री है, M है, ये S1 है, ये S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस D है और ये पाथ डिफरेंस डेल्टा x है। तो एक बात बताओ, इसके सामने वाला हाइपोटेनस और यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स। हाइपोटेनस कितना है बताओ यहाँ पे, डी है कि नहीं है, बिल्कुल है। एंड एक और ट्रायंगल ले लो बड़का सा, तो बड़का सा ट्रायंगल कौन सा है बताओ, ये वाला पॉइंट को मान लो ओ, तो ओ सी पी, ओ सी पी। तो ओसीपी ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, ये ओ है, ये सी है, ये पी है। ये वाला हाइट को मान लेते हैं वाई, ये वाला हाइट को मान लेते हैं वाई, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बताओ, डी। ये वाला डी और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। यहाँ कितना है, ये थीटा, और ये वाई है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर वाई है, बेस कितना है, डी है। अब सिंस यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, अब थीटा स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल पे ये दोनों इक्वल होते हैं। तो स्मॉल एंगल पे क्या होता है, साइन थीटा और टेन थीटा नियरली इक्वल होगा किसके बताओ, थीटा के। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तो मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूं, तो सो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, y अपॉन सॉरी साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बताओ, y अपॉन कैपिटल डी, y अपॉन कैपिटल डी। यदि मैं y को निकालूं तो y इक्वल टू क्या होगा, d का इससे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। y क्या है, तो y बताता है पोजीशन, किसको बताता है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अब फ्रिंज लिखा हूं मैं, ना डार्क लिखा हूं ना ब्राइट लिखा हूं, क्यों, क्योंकि ब्राइट और डार्क को अपना डिसाइड करेगा कौन, पाथ डिफरेंस। कौन डिसाइड करेगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, अब फिर समझाता हूं आगे। अब देखो मेरे को पता चल गया है y इक्वल टू कितना है बताओ, डेल्टा एक्स डी अपॉन कितना है, छोटा डी। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा एक्स बोलूंगा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। बड़का डी पता है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, छोटा डी क्या है, वो है स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स बोल सकते हैं। अब आगे, अब देखो बच्चों, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, जहां पे ब्राइट फ्रिंज होता है वहां क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बच्चों ये पाथ डिफरेंस पता है मेरे को, पाथ डिफरेंस मेरे को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, है ना। कल के लास्ट क्लास में बताया था मैं लेक्चर में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले में क्या बताया था कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या ब्राइट फ्रिंज बनता है, वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, बताया था, ऑफ कोर्स बताया था। जहां पे n का वैल्यू कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4, ऐसा करते करते जा सकता है। सो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, इसको लिखूंगा वाई एन इक्वल टू, लिखूंगा क्या बताओ, डेल्टा एक्स का वैल्यू ये है, इस वैल्यू के यहां पे रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, n लैम्डा डी अपॉन छोटा डी। वो होगा, इसका मतलब यदि मैं सेंट्रल ब्राइट निकालूं, क्या निकालूं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालूं, तो n का वैल्यू आएगा बच्चा 0, n का वैल्यू 0 रखोगे तो y0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का खुद से डिस्टेंस क्या होगा, इसका खुद से डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करूं मैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा n इक्वल टू 1 पे आएगा, n इक्वल टू 1 रखो तो क्या होगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन छोटा डी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का आ जाएगा पोजीशन यहाँ पे। वैसे मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज का, सेकंड
ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n का वैल्यू मैं लूंगा 2, ये हो जाएगा y2, y2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या पुट करना है मेरे को n की जगह 2, ये हो जाएगा 2 लैम्डा d बाई डी। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए n का वैल्यू मैं रखूंगा 3, तो y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 लैम्डा d बाई डी। तो इस तरीके से आप कोई भी ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन बता सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो पोजीशन ऑफ मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। अब मेरे को जानना है किसका पोजीशन, डार्क फ्रिंज का। तो फॉर डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज पे क्या होता है बताओ, डिस्ट्रक्टिव, क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चा, उसको बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और n का वैल्यू यहाँ पे होता है 1 2 3 ऐसा करते करते आएगा, 1 2 3 ऐसा करते करते आएगा। यहाँ पे बच्चों पोजीशन निकालू मैं, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो यहाँ क्या आएगा yn डैश मार देते हैं, डार्क फ्रिंज है तो ठीक है। और डेल्टा x का ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू के यहाँ पे रखो, कितना आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d आएगा, अपॉन 2d, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन क्या होगा, n इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पर रखो, कितना आएगा y1 डैश में, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 1, ये पूरा क्या आएगा 1, तो लैम्डा d बाई 2d आएगा, क्या आएगा लैम्डा d बाई 2d आएगा। अब फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखो, 2 2 आर 4, 4 माइनस 1 3 लैम्डा d बाई 2d, तो y2 डैश इक्वल्स टू कितना आएगा 3 लैम्डा d बाई 2d, आएगा कि नहीं आएगा। वैसे थर्ड डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन n इक्वल टू 3 रख दो, 3 रखो, 3 2 6 6 माइनस 1 5, तो y3 डैश इक्वल्स टू कितना है बताओ 5, तो 5 लैम्डा d अपॉन 2d, आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से मेरे क्या मिल जाएगा, डार्क फ्रिंज का भी पोजीशन मेरे को मिल जाएगा, इस तरीके से डार्क फ्रिंज का पोजीशन भी मिल जाएगा। यहां से साथ ही साथ बच्चों हमसे पूछा जाता है किसके बारे में, हमको पूछा जाता है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, मतलब कि जो डार्क फ्रिंज बन रहा है उसका विड्थ क्या होगा। इस टाइप से फ्रिंज विड्थ बन रहा होगा, देखते जाओ, फ्रिंज पैटर्न बन रहा होगा इस तरीके से, मान के चलो ये फ्रिंज पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ऐसा ब्राइट डार्क बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज, सॉरी गड़बड़ा गया, ठीक है। ये ब्राइट है, ये डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। तो इसका विड्थ मतलब इसका चौड़ाई देखो, ये वाला चौड़ाई कितना है, ये वाला चौड़ाई कितना है, या ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई, तो ये देखो चौड़ाई इसका कितना विड्थ है, इसका फ्रिंज विड्थ कितना है ब्राइट फ्रिंज का, ये। तो यहां पे हमको पूछा जाता है कितना चौड़ा यहाँ पे फ्रिंज विड्थ बनेगा, ब्राइट फ्रिंज कितना चौड़ा होगा, डार्क फ्रिंज विड्थ कितना चौड़ा होगा, ये हमको पूछता है। तो यहाँ पे उसको भी हम बता सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। क्या पूछेगा मेरे से बताओ, यहाँ पूछेगा फ्रिंज विड्थ पूछेगा। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ होता है सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बताओ, उसको अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, है ना। इसको बीटा से डिनोट करते हैं बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। अब बीटा इक्वल्स टू होता है क्या पता है, लैम्डा डी बाई डी। क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। अब ये कैसे आ गया सर, तो इसका भी प्रूफ कर देते हैं। देखो प्रूफ कैसे होगा, तो बीटा होता है क्या बताओ, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। समझ नहीं आया फिर दिखाते हैं यार, ये डायग्राम बना के देखो, ये है ऐसा, ये समझ लो डार्क है, फिर ये समझ लो डार्क है यहाँ पे, फिर समझ लो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या है, डार्क है ऐसा। तो एक बात बताओ, ये पहला डार्क फ्रिंज है और ये दूसरा डार्क फ्रिंज है, तो इन दोनों के बीच का डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है, ये क्या है, बीटा है, ये फ्रिंज विड्थ है। या दो लगातार ब्राइट ले लो,
ये ब्राइट 1 है, ये ब्राइट 2 है, देखो ये वाला ब्राइट है, ये वाला ब्राइट है, तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ये बीटा है। तो बीटा है किसी भी दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन या किसी भी दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन कहलाएगा तुम्हारा बीटा, जिसको मैं बोलूंगा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का पोजीशन। मतलब एक काम करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव मैं ले लेता हूं, यहाँ क्या बताओ, दो कॉन्जिक्यूटिव मैं ले लेता हूं, क्या बताओ, ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है कंडीशन? तो yn माइनस yn माइनस 1 ले लो यहाँ पे। तो क्या होगा yn मतलब क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए? फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए yn क्या होता है? n लैम्डा d अपॉन छोटा d माइनस ये क्या होता है? n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लैम्डा d बाई d होगा। तो लैम्डा d बाई d, लैम्डा d बाई d, लैम्डा d बाई d कॉमन निकालो, तो लैम्डा d बाई d कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे n, यहाँ बचेगा n, माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ ये कटा तो क्या बचे बताओ? लैम्डा d बाई d। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हमको तो जानना है डार्क फ्रिंज के लेकर के दिखाओ, है ब्राइट को लेके इतना ले आए, डार्क को लेके दिखाओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मान चलो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए लेता हूं मैं बीटा इक्वल्स टू क्या लेता हूं बताओ? y डैश n माइनस y डैश n माइनस 1 ले लिया। तो डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन होता है बताया था 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d होता है तो माइनस। अब n माइनस 1 है तो इस n के जगह लिखना है तुमको n माइनस 1, इस n के जगह लिखना है n माइनस 1, तो 2 n के जगह n माइनस 1, n माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज लैम्डा d अपॉन 2d। यहां देखो लैम्डा d अपॉन 2d, लैम्डा d अपॉन 2d बाहर निकालो, तो लैम्डा d अपॉन 2d बाहर होगा तो बच्चा यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, और ये माइनस माइनस है, 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n, 2 का माइनस 1 से माइनस 2 माइनस 1 है। अब लैम्डा d बाई 2d, 2n माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 कटा, माइनस 2n प्लस 2n कटा तो 2 बचा। अब ये 2 इस 2 से कटेगा क्या मिलेगा? लैम्डा d बाई d मिलेगा, 3 मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो फ्रिंज विड्थ आसानी से निकल जाता है। किसी भी दो लगातार, है ना, या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकालो या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकालो, आपको यहाँ पे लैम्डा d बाई d ही मिलेगा। लैम्डा d बाई d को ही मैं बोलूंगा क्या बताओ? फ्रिंज विड्थ, ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सेम ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज लो चाहे डार्क फ्रिंज लो, सबका क्या होता है? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सेम। सेम होने का मतलब यहाँ पे तुम बोल सकते हो उनके बीच का चौड़ाई क्या होता है? सेम। जितना चौड़ा ब्राइट फ्रिंज होगा उतना ही चौड़ा डार्क फ्रिंज, उतना ही चौड़ा ब्राइट फ्रिंज, ऐसे करते करते बोल सकते हो, सबका सेम रहेगा। अब यहां पे होता है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है कौन फ्रिंज विड्थ? फैक्टर्स ऑन विच बीटा डिपेंड्स। बीटा मतलब समझते हो? बीटा मतलब होता है क्या? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या है ना, फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट का वेवलेंथ क्या है। दूसरा डिपेंड करता है किस बताओ? डी पे। डी को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन क्या बताओ? स्लिट्स एंड स्क्रीन। और तीसरा डिपेंड करता है किस बताओ? ये छोटा डी क्या है बताओ? डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है। क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है देखो, तो यहां पे देखा जाए बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका बीटा ज्यादा होगा। तो फ्रिंज विड्थ किसका ज्यादा होगा? तो जैसे कि हमारे पास लाइट होता है विबग्योर, क्या होता है? विबग्योर में रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम, इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा। तो जो यदि कलर के लिए बात करूं तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसके नाम से रेड कलर का फ्रिंज विड्थ क्या होगा? ज्यादा। तो बोल सकते हो यहाँ पे क्या बोल सकते हो? फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर इज मोर देन वायलेट कलर। वायलेट कलर के कंपेयर में रेड कलर का फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ उसका ज्यादा होता है। तो क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा, मतलब फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर बात? दूसरा, ये जो स्लिट है, ये स्लिट 1 स्लिट 2 है और ये स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस डी के क्या है बताओ? यहाँ पे इसके डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डी ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। मतलब स्लिट और स्क्रीन को दूर ज्यादा करूंगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे फ्रिंज विड्थ बड़ा होगा, मतलब बड़ा बड़ा मेरे को फ्रिंज विड्थ
नजर आएगा। ठीक है, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, डी पे। मतलब कि ये दोनों सेपरेशन स्लिट 1 स्लिट 2 इनके बीच का सेपरेशन ये है, ये सेपरेशन को डी को कम करूंगा तब बीटा ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। स्लिट के बीच का सेपरेशन यदि को कम होता है तो बीटा क्या होगा, ज्यादा, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां बोल सकते हो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। क्लियर है बात, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको फिर। तो बच्चों यहां पे हमने देखा किसके बारे में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में खासकर मैं डेरिवेशन को ही डील किया हूं यहाँ पे, कि जिससे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज होता है, फिर यहाँ पे दो स्लिट्स होता है, ये दो स्लिट्स कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है, फिर यहाँ से जो लाइट निकलते हैं उसका इंटरफेरेंस पैटर्न एक स्क्रीन पे बनता है जो कि स्लिट से डी डिस्टेंस पे होता है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे होता है वहां पे, और वहां पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पैटर्न बनता है। यहाँ पे पोजीशन जो होता है ब्राइट और डार्क फ्रिंज का उसको हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज अपना होता है क्या बताओ, ये होता है n लैम्डा d बाई डी। यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने को मिलेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो मिलेगा सेकंड डार्क फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, और 3 रखेंगे तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। n का वैल्यू 1 से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पोजीशन, n का वैल्यू 2 से सेकंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, n का वैल्यू 3 रखने से थर्ड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। ऐसा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज बता सकते हैं। और यहाँ पे डार्क फ्रिंज के लिए अपने को पता है पोजीशन जो होता है कहां से, सेंट्रल ब्राइट से, कहां से, सेंट्रल ब्राइट से। ये जो पोजीशन है ये सेंट्रल ब्राइट से है, सेंट्रल ब्राइट से इतना डिस्टेंस में होगा करके पता चलेगा। तो ये होगा 2n-1 लैम्डा d बाई डी 2d। तो यहाँ पे ये क्या है बताओ, ये है तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है सेंट्रल ब्राइट से, और ये है डार्क फ्रिंज का पोजीशन है सेंट्रल ब्राइट से। तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो लैम्डा d बाई 2d ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा, फिर 3 लैम्डा d बाई 2d ये सेकंड डार्क फ्रिंज होगा, फिर 5 लैम्डा d बाई 2d ये हमारा थर्ड डार्क फ्रिंज होगा। तो ऐसे इस तरीके से अपने को क्या पता चल जाएगा, इसका पोजीशन पता चल जाएगा ब्राइट और डार्क फ्रिंज का। और फ्रिंज विड्थ भी हमने देखा है कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा d बाई डी। अब यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है किसी में बताओ, इंटरफेरेंस पैटर्न में। तो बच्चों ये इस टाइप का होता है, देखो यहां से ऐसा जाएगा, ऐसा इधर भी जाएगा ऐसा। तो यहां क्या होता है, इंटेंसिटी, यहां क्या होता है, इंटेंसिटी। अब बच्चों देखो जहां जहां पिक दिख रहा है यहां पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, यहां बनेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ये बनेगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ये इस साइड का फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। मतलब बताया था स्लिट में ऐसे, यंग डबल स्लिट में ऐसा था, यहाँ पे क्या बनता है बताओ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ऊपर में जो पहला ब्राइट फ्रिंज होगा ये पहला, तो नीचे में भी तो इधर पहला होगा ना, नीचे साइड में पहला होगा। ऊपर साइड में जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज होगा वैसे नीचे साइड में भी दूसरा ब्राइट फ्रिंज होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से इसके इस साइड पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा ब्राइट फ्रिंज, वैसे ही इसके पीछे साइड भी ये पहला होगा, ये दूसरा ब्राइट फ्रिंज होगा। ठीक है, और जहां जहां एकदम डाउन दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा डार्क फ्रिंज है। तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, ऐसे इस साइड का फर्स्ट डार्क फ्रिंज है और इस साइड का ये सेकंड क्या है, डार्क फ्रिंज है। क्लियर बात। अब बच्चों ये एंगल भी बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। तो हमको पता है 0 होता है कहां बताओ, ब्राइट फ्रिंज में। फिर कहां पे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होता है बताओ, 2 पाई। फिर देखो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होता है बताओ, ये होता है 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है बताओ, फेज डिफरेंस, ये होता है पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो सेकंड के लिए क्या होगा, 3 पाई। इधर आएगा फिर कितना आ जाएगा बताओ, 5 पाई। वैसे पीछे आएगा तो इधर माइनस पाई आएगा, इधर -2 पाई आएगा, इधर -3 पाई, इधर माइनस आएगा कितना, 4 पाई। इस तरीके से आएगा। वैसे इसका पाथ डिफरेंस देख सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर का 0 ही रहेगा पाथ डिफरेंस। तो इसका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, फिर कितना आएगा लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर कितना आएगा 2 लैम्डा, फिर कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से। वैसे इधर माइनस लैम्डा बाई 2, इधर आएगा माइनस लैम्डा, इधर आएगा -3 लैम्डा बाई 2, इधर आएगा माइनस कितना 2 लैम्डा। इस तरीके से अपना पाथ डिफरेंस भी मिलेगा। अब इन सब का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी में बताया था कितना होता है, 4I0। तो इसका जो हाइट है, ये वाला हाइट सेंट्रल ब्राइट का 4I0 होता है। अब इसमें इंटेंसिटी सबका देखो, ब्राइट फ्रिंज का इतना इंटेंसिटी है सेंट्रल ब्राइट का, तो फर्स्ट का भी उतना ही है, सेकंड का भी उतना ही है ना। और
यहाँ देखो डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी कम है, सबसे कम है, उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पे है, मतलब जीरो है। यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है डार्क का फर्स्ट का, तो सेकंड डार्क फ्रिंज का भी जीरो है, सबका जीरो है। मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है बताओ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी क्या होता है, हर एक फ्रिंज का क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या पता चलता है अपने, बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है। इंटेंसिटी क्या होता है बताओ, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है ऑल फ्रिंजेस का, ऑल फ्रिंजेस का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट पता चला अपने को, फ्रिंज विड्थ सबका सेम होता है। क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इन सबका सेम होता है, सबका सेम होता है, फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात अपने को क्लियर है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।